कोलकाता असमत दरी कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई टास्क फोर्स। सीबीआई से 22 तारीख तक मांगी जांच की रिपोर्ट। मुतासिरा की शनाख्त जाहिर होने पर तशवीश का इजहार। पूछा, प्रिंसिपल ने कत्ल की एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीबीआई की तहकीकात में रुकावट डालने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पूछा, पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने सदर द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। गवर्नर रेप कत्ल मामले में ममता हुकूमत के रवैये से हैं नाखुश। नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान दो तरफा बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान 8 मफाहमतनामों पर हुए दस्तखत। भारत और जापान के दरमियान 2+2 वजारती मुज़ाकरात आज। दोनों ममालिक के उज़राए दिफा और उज़राए खारजा बातचीत में होंगे शामिल। इस बातचीत में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को गहरा व मजबूत बनाने और हिंद बहरुल काहिल की सूरत हाल का जायजा लेने पर दी जाएगी तवज्जो। और जम्मू और कश्मीर में 18 सितंबर को होने वाले पहले मरहले में 24 असेंबली सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी। 27 अगस्त तक कागजात नामजदगी दाखिल करने का वक्त। आदाब नाजरीन, खास खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता असमत दरी और कत्ल केस की समाअत के दौरान सीबीआई को जुमेरात तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी। साथ ही अदालत ने मगरबी बंगाल हुकूमत से कहा है कि वो 22 अगस्त तक अस्पताल में तोड़फोड़ के हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश करे। इसके अलावा सीजेआई ने 14 रुकनी नेशनल टास्क फोर्स भी तश्कील दी है, जो अस्पतालों में डॉक्टरों और अमले की हिफाजत को यकीनी बनाने के हवाले से अपनी तजावीज़ देगी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स से 3 हफ्तों में अबूरी रिपोर्ट और 2 माह में हतमी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के डॉक्टरों से काम पर वापस आने की ताकीद की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रियासती पुलिस को पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ संजीदगी से कार्रवाई करनी चाहिए। इस दौरान डॉक्टरों की तंजीम फोर्डा ने अपील की है कि जब तक कोलकाता असमत दरी और कत्ल केस ज़ेर इल्तवा नहीं है, जब तक मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस को ना हटाया जाए। जब तक ये केस पेंडिंग है, क्योंकि आप सिर्फ ये सोचिए कि एक दिन पहले सीबीआई को केस ट्रांसफर होता है और दूसरे ही दिन अराजक तत्वों द्वारा जो है तोड़फोड़ कर दी जाती है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जहां तक अगर आप आरजीकर मेडिकल कॉलेज की अगर इतिहास को उठा करके देखें तो ये कोई पहली घटना नहीं है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा मामला है जिसमें पूरे देश में आक्रोश है। तो वहां पे इस तरीके की सुरक्षा को करते हुए, मद्देनजर देखते हुए काफी कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए जब तक ये केस पेंडिंग है। आरजीकर मेडिकल में खातून डॉक्टर की असमत दरी और कत्ल के खिलाफ कोलकाता में एहतजाज जारी है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने तस्वीरों के जरिए पैगामात भेजकर कोलकाता की सड़कों पर एहतजाज किया। आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम पर वापस आने का फैसला किया है। काबिल जिक्र है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की असमत दरी और कत्ल के बाद मुल्क भर के डॉक्टर नाराज हैं। आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल को रोक दिया है और वो काम पर वापस लौट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया तो उसके बाद हमने एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ये था कि हम आपकी सेफ्टी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो अगर आप सेफ फील करेंगे तो आप मतलब ड्यूटी रिज्यूम करिए। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही वो बॉडी है, न्याय व्यवस्था इस देश में अभी भी कायम है, बाकी तो सरकार और पुलिस तो बिल्कुल फेल हो गई है। तो एज अ रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट हमने ये फैसला किया कि जो स्ट्राइक है उसको विथ होल्ड किया जाए। मीटिंग हुई और उसमें सब लोग एक पॉजिटिव वे में जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन लिया है
तो सब लोग इस बात से सहमत हुए कि हम लोग भी पॉजिटिव ही रहना है और हम लोग अब काम पे लौट सकते हैं। तो ये है, बाकी अर्ली एज पॉसिबल देखते हैं वो बाकी क्या क्या डिसाइड कहाँ पे ऐसा होगा तो उसके हिसाब से टाइम फ्रेम बना करके और हम लोग काम पे लौटेंगे। विद होल्ड किए हैं क्योंकि अभी तो हमारे जो पहली डिमांड थी कि जस्टिस मिलना चाहिए, तो जस्टिस तो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा हुआ है, तो इसमें हम गाइड तो नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट को, पर एक बार विद होल्ड किए हैं कि आगे अगर किसी कारण से कोर्ट भी डिले करता है तो हम इस पर फिर से आगे कुछ विचार कर सकते हैं। कोलकाता में खातून डॉक्टर की असमत दरी और कत्ल केस से पूरे मुल्क में गम और गुस्सा है। तकरीबन हर तबके के लोग ममता बनर्जी की हुकूमत के रवैये से नाखुश हैं। सीबीआई की तहकीकात के लिए मौके पर पहुंचने से पहले जिस तरह से सबूत छेड़छाड़ के कुछ मंजर सामने आए, सुप्रीम कोर्ट भी सरगर्म हो गई। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस खुद इन तमाम सरगर्मियों से हैरान हैं। वो रात देर गए दिल्ली पहुंचे, इसके बाद उन्होंने कुछ देर पहले सदर जमहूरिया से मुलाकात की। दरहकीकत कल रक्षाबंधन पर दिल्ली आने से पहले जब मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने राजभवन में खवातीन लीडरों और डॉक्टरों से मुलाकात की तो वो बंगाल में खवातीन की हिफाजत को लेकर काफी परेशान नजर आए। गवर्नर ने कहा कि मगरबी बंगाल में जमहूरियत कमजोर हो रही है। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने आज नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में असमत दरी और कत्ल के वाक़े को शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने इस वाक़े पर जिस तरह का बर्ताव किया है वो इंतहाई तशवीशनाक है। आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ, इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा किया जाए, भर्त्सना किया जाए, ये कम पड़ती है। जो क्षति हुई है, उस परिवार को जो क्षति हुई है, समूचा समाज को जिस प्रकार से आघात हुई है, विशेष करके हम 21वीं सदी में महिलाओं को कैसे दिखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और सरकारें उसके प्रति कैसे संवेदनशील होती है, यहाँ की स्थानीय सरकार की जो रवैया रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला ने कोलकाता असमत दरी कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान ममता हुकूमत को निशाना बनाया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि बेटी को इंसाफ फराहम करने के बजाय ममता बनर्जी की हुकूमत सच्चाई को दबा रही है, शवाहिद को तबाह कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई, उसमें एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाव कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक व्यापक, व्यवस्थागत, संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया। सुसाइड की शक्लें दी गई। पहले प्रिंसिपल ने तुरंत पेरेंट्स को किस प्रकार से बॉडी नहीं दिया। गवर्नमेंट का जो रोल रहा वहां सबूत मिटाने के लिए कंस्ट्रक्शन काम करवाने का रहा। 5000 गुंडे घुस जाते आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वहां की पुलिस कुछ कर नहीं पाती। ये सवाल हाई कोर्ट ने भी पूछे, ये सवाल पीड़िता के मां बाप ने भी पूछे। अब सवाल यह बनता है कि ममता बनर्जी क्या जिम्मेदारी उठाते हुए इस्तीफा देंगी? महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में लड़कियों को जिनसी तौर पर हरासा करने के वाक़े के खिलाफ बदलापुर स्टेशन पर एहतजाज जारी है। वालिदैन का कहना है कि उनकी बेटियां यहां महफूज नहीं हैं। उन्होंने स्कूल इंतजामिया से बच्चियों की तहफ़्फ़ुज़ की जमानत का मुतालबा किया है। इल्ज़ाम है कि स्कूल इंतजामिया और पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की है। इस सिलसिले में जब मुतासरा लड़कियों के वालिदैन शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए तो उन्हें एक खातून पुलिस एहलकार ने तकरीबन 12 घंटे तक वहां रखा। इस वाक़े से बदलापुर के लोगों में काफ़ी गुस्सा है। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने लड़कियों के साथ होने वाले मजालिम को बहुत संजीदगी से लिया है और इस केस को फौरी तौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की हिदायत दी है। महाराष्ट्र के वज़ीर तालीम दीपक केसरकर ने कहा कि तलबा की हिफाजत हमारी तरजीह है। हम इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मुल्जिमान को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। जो भी इंसिडेंट्स अंबरनाथ में हुआ बहुत ही बुरा हो गया है। हमारी पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है। हमने सीसीटीवी कंपलसरी किया है हर स्कूल में। यहाँ पे ऐसे ये हुआ है कि ये सीसीटीवी बंद था, 13 से 16 तक हुआ था और 18 तारीख को
इसके 13 से 16 तक हुआ था और 18 को जब कंप्लेंट दी गई तो 12 घंटे तक इसका कुछ कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, इसलिए वहाँ की जो सीनियर पीआई है उनको ट्रांसफर किया गया है। पोक्सा के जो कलम है उसमें 74 है, 75 है, 76 है। अगर इकट्ठा ये प्रूव हो जाता है तो इसको कुल मिला के 13.5 साल की सजा हो सकती है। इसके लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस लेके जाएंगे। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने बदलापुर में हुए वाकये की तहकीकात के लिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ओहदे की एक सीनियर आईपीएस अफसर आरती सिंह की सरबराही में एक एसआईटी तश्कील देने का हुक्म दिया है। थाने पुलिस कमिश्नर को भी हुक्म दिया गया है कि वो केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के लिए आज तजवीज़ पेश करें ताकि मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। मरकजी हुकूमत ने लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती के इश्तिहार को मनसूख करने की सिफारिश की है। महकमे अमला और तरबियत के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को एक खत लिखा है जिसमें लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती के इश्तिहार को मनसूख करने की दरख्वास्त की गई है। दरअसल 18 अगस्त को यूपीएससी ने मुख्तलिफ वजारतों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदों पर 45 माहिरीन की तकर्रुरी के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। ये तकर्रुरियां लिटरल एंट्री के जरिए की जानी थी। मकतूब में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिखा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मानना है कि लेटरल एंट्री के अमल में मसावात और समाजी इंसाफ के उसूलों पर अमल आवरी की जानी चाहिए। मरकजी हुकूमत ने यूपीएससी के जरिए लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन का इंतजाम करने का फैसला किया है। मरकजी वजीर अश्वनी विष्णु ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत समाजी इंसाफ के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने साबिका कांग्रेस हुकूमतों को भी निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने कभी भी ऐसी तकर्रुरियों में रिजर्वेशन नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ बताया है, दिखाया है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ओबीसी कमीशन जो कि एक बहुत ही साधारण सी बॉडी थी उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया। नीट में, मेडिकल एडमिशन्स में, सैनिक स्कूल्स में, नवोदय विद्यालय में, सब में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स को लगाया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो 5 तीर्थ हैं उनको उनका गौरवमयी स्थान दिलाया। और आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से आती है, कितने बड़े गौरव की बात है। मोदी जी के सेचुरेशन के प्रिंसिपल से, जिसमें देश में सभी वेलफेयर प्रोग्राम्स को गरीब से गरीब, वंचित से वंचित वर्ग तक पहुंचाया गया, उससे भी अधिकतम लाभ हमारे एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को मिला है। ये जो हमेशा समाज के अंतिम तबके तक पहुंचने की, न्याय दिलाने की जो मोदी जी की प्रतिबद्धता है, वो आज के यूपीएससी में लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल लगाने के निर्णय में भी क्लियरली दिखाई देती है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए 2014 से पहले किस तरह से यूपीए की सरकार, कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरीज लेटरल एंट्री से लिए गए, क्या तब रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का ध्यान में रखा गया था? किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर मोन्टेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर विजय केलकर जी उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। तो क्या उस वक्त रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का कांग्रेस ने ध्यान रखा था? ये प्रश्न भी कांग्रेस को, इस प्रश्न का जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। मोदी जी ने यूपीएससी के जरिए से लेटरल एंट्री लेना एक ट्रांसपेरेंसी लाने का माध्यम था, और अब उसमें रिजर्वेशन का प्रिंसिपल लाने से सोशल जस्टिस का और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता भी स्पष्ट होती है।
बीजेपी के कौमी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने लेटरल एंट्री के तनाजुर में रिजर्वेशन से मुतालिक राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने SC, ST और OBC रिजर्वेशन के मामले पर कांग्रेस के रवैये पर भी तबसरा किया। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि उनके वालिद राजीव गांधी के दौर में OBC को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया। राहुल गांधी जी और उनके खानदान की जो खानदानी विरासत है आरक्षण और SC, ST, OBC को लेके, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उनकी अज्ञानता भी किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, उस समय बहुत बोल रहे थे ना कि उनको इतने सेक्रेटरी नजर नहीं आते। अभी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, किस बैच के हैं? राहुल गांधी को ना पता हो बताए, 1987 बैच के। मैं राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 1987 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी, बताइए कितने SC, ST, OBC थे उस समय आए थे? क्यों आरक्षण नहीं दिया था आपने OBC को? कम से कम अपने पिताजी का तो जवाब दीजिए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिए। मलेशिया के वजीर आजम अनवर बिन इब्राहिम ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा मीटिंग की। अनवर इब्राहिम का बतौर वजीर आजम भारत का यह पहला दौरा है। मलेशिया आसियान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। नीज भारत मलेशिया के 10 बड़े तिजारती शराकतदारों में से एक है। दोनों ममालिक के माबैन माली साल 2023-24 के दौरान दो तरफा तिजारत 20.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही, जबकि भारत में मलेशिया की सरमायाकारी तकरीबन 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। दोनों ममालिक के दरमियान हिंदुस्तानी रुपयों में तिजारती मुआहदा अप्रैल 2023 से नाफिजुल अमल है। मलेशिया में 29 लाख गैर मुकीम भारतीय रहते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भारतीय तारिकीन वतन कम्युनिटी वहां रहती है। काबिल जिक्र है कि भारत मलेशिया के लिए सियाहत का 5वां सबसे बड़ा जरिया है। भारत और जापान आज नई दिल्ली में 2+2 वजारती मुज़ाकरात करेंगे। भारत के दौरे पर आए हुए जापानी वजीर दिफा किहारा मैनुरो और वजीर खारजा यूको कामिकावा ने इस अहम बातचीत से कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर भी मौजूद थे। आज होने वाली 2+2 वजारती बातचीत में वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर, जापानी वजीर दिफा किहारा मैनुरो और वजीर खारजा यूको कामिकावा मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस दौरान दो तरफा ताउन का जायजा लिया जाएगा और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए नए इक़दामात पर तबादले ख्याल किया जाएगा। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादले ख्याल होगा। वजारत दिफा ने कहा है कि भारत और जापान के दरमियान जमहूरियत, आज़ादी और कानून की हुक्मरानी की मुश्तरका इक़दार पर मबनी खुसूसी स्ट्रेटेजिक और आलमी शराकतदारी है। दिफाई शोबा इसमें सबसे अहम सुतूनों में से एक है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड का दौरा करेंगे। उनके दौरे के हवाले से वहां मुकीम भारतीय बिरादरी में जोश खरोश की लहर दौड़ गई है। PM के इस दौरे का गवाह बनने के लिए पोलैंड के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले भारतीय टिकट बुक करके वारसा पहुंच रहे हैं। इंडियन हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा जो इंडियन डायस्पोरा है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि फाइनली PM मोदी ने लास्ट 10 सालों में बहुत सारे देशों के दौरे किए और फाइनली वो पोलैंड आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो पूरे पोलैंड में सिर्फ वॉर्सो ही नहीं, सभी इंडियंस जो है काफ़ी खुश है, काफ़ी एक्साइटेड है। मैं अपने कितने दोस्तों को जानता हूँ, वो भले स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर्स हो या कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, वो अलग अलग शहरों से टिकट बुक करके वॉर्सो पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक अलग तरीके का ऊर्जा का संचार जो हमको लोगों में दिख रहा है, लोग खुश हैं और इस तरीके का एक्साइटमेंट मैंने इंडियन डायस्पोरा में पहले तो पोलैंड में तक तो नहीं देखा। मैं पोलैंड यहाँ से आज से 7 साल पहले आया था एज अ स्टूडेंट, बैचलर्स इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। पढ़ाई खत्म करने के बाद मैंने खुद का यहाँ पे बिजनेस जो है सेटअप किया है। एक लाउंज रेस्टोरेंट चेन में बनाना चाहता हूँ, अभी सिर्फ फिलहाल एक ही है, पर साइड पे और कुछ भी हम लोग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मिस्टर जे सिंह, जो कि यहाँ के इंडियन पोलिश कॉमर्स चेम्बर्स के प्रेसिडेंट है। और उनके द्वारा काफ़ी एक्साइटमेंट है नरेंद्र मोदी जी के जो आने वाले हैं, क्योंकि 40 साल में यहाँ पोलैंड में कोई भी
प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आया नहीं है पिछले 40 साल से, तो हम काफी एक्साइटेड हैं कि इंडिया और पोलैंड के रिलेशंस और भी बेटर होंगे। 45 इयर्स के बाद कोई इंडियन डिप्लोमेट लाइक प्राइम मिनिस्टर के लेवल का जो आ रहा है, लाइक लास्ट टाइम मेरे हिसाब से मोरारजी देसाई आए थे 1979 में यहाँ पे, और उसके बाद ये पीएम नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। सो ये एक्साइटमेंट तो बहुत है। जैसे वो आएंगे तो इम्पैक्ट तो होगा ही, लाइक ट्रेड्स तो बढ़ने ही वाले हैं, लाइक इनफ्लो भी बढ़ेगा स्टूडेंट्स का। पोलैंड के दौरे पर आ रहे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वारसा में टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर पर जाएंगे और फौजियों को खराज अकीदत पेश करेंगे। ये यादगार ऐसे फौजियों की याद में बनाई गई है जिन्होंने पोलैंड की जानिब से कई जंगों में हिस्सा लिया, लेकिन उनकी लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा से देखें नामानिगार नीरज सिंह की रिपोर्ट। इस समय हम पोलैंड की राजधानी वर्षा में मेमोरियल ऑफ अननोन सोल्जर के सामने खड़े हैं। आपको बता दें कि ये मेमोरियल उन सैनिकों की याद में बनाया गया है जो द्वितीय और प्रथम विश्व युद्ध में जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इस तरह के हथियारों का प्रयोग किया गया था। जब उन हथियारों का प्रयोग पोलैंड के सैनिकों के ऊपर किया गया तो पोलैंड के सैनिकों के शव क्षत विक्षत हो गए, यानी कि उनको पहचानना संभव नहीं हो पाया। यही कारण है कि इस मेमोरियल में उन सैनिकों को सम्मान दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेमोरियल में पहुंचेंगे और पोलैंड के सैनिकों के सम्मान में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके साथ साथ ही ये मेमोरियल ये भी दर्शाता है कि भारत किस तरह से पोलैंड के साथ खड़ा रहा है। चाहे मोंटे कैसिनो की लड़ाई हो, तब भारतीय सैनिकों ने पोलैंड के सैनिकों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया। इसके अलावा दूसरी भी लड़ाइयाँ हुई हैं और ये जो अज्ञात सैनिकों के सम्मान में जिस स्मारक को बनाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पहुँचना और उन सैनिकों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना, ये बताता है कि भारत और पोलैंड के जो रिश्ते हैं वो कितने गहरे हैं और गहरे होने के साथ साथ कितने पुराने रिश्ते हैं। और पोलैंड की हर मुसीबत में भारत ने साथ दिया है। 45 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर आ रहा है और यात्रा पर आने के बाद अगर अज्ञात सैनिकों की इस स्मारक में श्रद्धा सुमन अर्पित करता है तो ये बताता है कि भारत और पोलैंड के रिश्ते अब एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं और आने वाले समय में इन रिश्तों में और ज़्यादा गहराई आएगी। कैमरामैन NA शिव कुमार के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, वर्षा, पोलैंड। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नेशनल जियोलॉजी अवार्ड 2023 पेश किया। ये बावकार अवार्ड राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर नई दिल्ली में माहिरीन अर्जियात को दिया गया। इस प्रोग्राम में कोयला और कानों के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और कोयला और कानकनी के वजीर ममलिकत सतीश चंद्र दुबे भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम के दौरान सदर ने कहा कि मुल्क में जो इस्लाहात हो रही हैं वो न सिर्फ इक्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए की जा रही हैं बल्कि माहौलियात के हवाले से भी की जा रही हैं। वे न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बल्कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देश के कई हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं देखी, जिनमें अनेक लोगों की अपनी जान भी गंवानी पड़ी। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अपने सिस्टम्स को इतना फुल प्रूफ और एक्यूरेट बनाएं कि ऐसे आपदाओं से देश के किसी भी भाग में कम से कम नुकसान हो। आज इलेक्शन कमीशन ने जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस मरहले में पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, कोलगाम, रामबन, कुश्तवाड़ और डोडा जिला की 24 असेंबली सीटों पर वोटिंग होगी। वोटिंग 18 सितंबर को होगी, जिसके मुताबिक उम्मीदवार 27 अगस्त तक पर्चे नामजदगी भर सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 28 अगस्त को होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अगस्त है। आज मुल्क के साबिक वजीर आजम जहानी राजीव गांधी का यौम पैदाइश है। राजीव गांधी 20 अगस्त 1944 को मुंबई में पैदा हुए। जदीद भारत के सरकर्दा रहनुमाओं में से एक राजीव गांधी 1984 से 1989 तक मुल्क के वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रहे। 40 साल की उम्र में वजीर आजम बनने वाले राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र वजीर आजम थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम जहानी राजीव गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया है।
एक्स पर अपने पैगाम में पीएम मोदी ने लिखा, हमारे साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।